हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7। ठीक है। और आज हम देखेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे ओम्स लॉ का ग्राफ बनाना। ठीक है ना। काफी इजी है, वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्लियर कर चुके हैं एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। ठीक है ना। तो आज देखते हैं हम लोग ओम्स लॉ क्या होता है। उससे पहले कुछ एक पॉइंट जो आप लोग को सुनना चाहिए या फिर समझना चाहिए बोल सकते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब क्या होता है? वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल ही होता है। आप लोगों ने सुना होगा हाई वोल्टेज, कभी कभी सुना होगा लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज बोलने का मतलब पोटेंशियल हाई है, लो वोल्टेज बोलने का मतलब पोटेंशियल लो है। हाई वोल्टेज बोलने का मतलब होता है जो हमारे पास करंट है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। लो पोटेंशियल या फिर लो वोल्टेज बोलने का मतलब होता है करंट का जो स्ट्रेंथ है वो कम है। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है हम लोग के पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली डिफाइन करता है रिलेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच। ठीक है। ओम्स लॉ डिफाइन करता है क्या? रिलेशन डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच। ठीक है। बोर्ड पे कुछ एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, इस पे अभी ध्यान नहीं देना है, पहले आप लोग ध्यान दें जो मैं समझा रहा हूं उस पे, तो ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग के पास एक कंडक्टर है। आप लोग को सभी को पता है अगर ये कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस कंडक्टर में हम लोग एक सर्किट तैयार किए और लगाए हैं एक बैटरी जो कि है सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोग को पिछले क्लास में ही मैं बता चुका हूं जो बैटरी होता है वो होता है क्या? सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी का ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है निगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा ऐसे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है चार्ज निगेटिव का और ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको अट्रैक्ट करेगा और ये जो निगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। अगर हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है इसका मतलब इस सर्किट में करंट किधर मूव करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करंट करता है। करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो हम लोग ये देख चुके हैं इसमें करंट का जो डायरेक्शन है वो है कुछ इस तरीके से। ठीक है। ओम्स लॉ जो है वो डिफाइन करता है रिलेशन पोटेंशियल और करंट के बीच। क्या सर्किट में हमको पोटेंशियल दिख रहा? हाँ, सर्किट में हमको पोटेंशियल दिख रहा। क्या सर्किट में हमको करंट दिख रहा? हाँ, सर्किट में हमको करंट भी दिख रहा है। तो देखो ओम्स लॉ जो है एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। हमारे जो साइमन ओम थे वो बार बार एक्सपेरिमेंट करके ये लॉ तैयार किए हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था जरा देखें। उन्होंने इधर रखा वोल्टेज को मतलब पोटेंशियल को और इधर रखा करंट को। जब वोल्टेज को हाफ किया जाता था तब करंट का जो वैल्यू है वो भी हाफ हो जाता था। जब वोल्टेज को डबल किया जाता था तब जो करंट का वैल्यू है वो भी डबल हो जाता था। जब वोल्टेज को 4 टाइम्स किया गया तब देखा गया कि करंट भी है जो वो हो गया 4 टाइम्स। ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया। ठीक है। इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये क्या देखा गया? किसमें? एक्सपेरिमेंट में देखा गया। तो कहीं ना कहीं से हमको ये समझ में आता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। तभी तो वोल्टेज बढ़ाने से हमारा जो करंट है ये बढ़ रहा, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रहा। अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पिछले क्लास को। ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था किसी भी दो टर्मिनल के बीच चार्ज का फ्लो तभी होगा जब उन दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो, और चार्ज के फ्लो को ही तो करंट बोलते हैं। मतलब अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगा हुआ है तो इस सर्किट में चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का फ्लो हुआ इसका मतलब इस सर्किट में करंट जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि करंट का डेफिनेशन ही क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज में हम आप लोग को बता चुके हैं कि चार्ज तभी फ्लो करेगा जब उनके बीच क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस हो। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्ज उतने तेजी से ही फ्लो करेगा और जितना तेजी से चार्ज फ्लो करेगा उतना ही करंट हमारे पास ज्यादा बनेगा।
तो देखा गया है एक्सपेरिमेंट में, हमारे जो ओम साहब थे वो एक्सपेरिमेंट में देखे कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते थे तो हमारे पास करंट भी बढ़ता था, और उनके बीच रिलेशन कुछ ऐसा था कि जो हमारे पास वोल्टेज था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई के। क्यों? क्योंकि जब इसको हाफ करते तो ये भी हाफ हो जाता, इसको डबल करते तो ये भी डबल हो जाता, इसको 4 टाइम करते तो ये भी 4 टाइम हो जाता, और भी कई बार एक्सपेरिमेंट हुआ। तो हम लोग के पास कंक्लूजन क्या निकला, V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस है इस कंडक्टर का, और I क्या है, ये है करंट, ठीक है ना। अब इस साइन को हम हटाएंगे, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, इक्वालिटी के साइन को लाएंगे, तो कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर जब हम इस साइन को हटाते हैं तो हमारे पास जो कांस्टेंट आता है उसको डिनोट करते हैं हम लोग R से। उसको डिनोट किससे करते हैं, R से। और R जो है वो आप लोगों के लिए हो सकता है कि बिल्कुल नया हो। ओम्स लॉ को जस्ट फिनिश करने के बाद हम लोग का टॉपिक यही है। R क्या है, R होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है वो समझो, वायर में जब भी करंट फ्लो होगा तो उसको जो अपोज करता है, उसको जो रेसिस्ट करता है, उसका जो विरोध करता है, करंट का जो विरोध करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। आर क्या है हम लोग के पास यहाँ, आर जो है वो है हम लोग के पास यहाँ रेसिस्टेंस। इसको थोड़ा समझे जनरल लाइफ से रिलेट करके, ठीक है। जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं इसका रेसिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, बस समझने के लिए बोल रहा हूं। मान लो मैं करंट हूं, मैं किसी वायर में फ्लो कर रहा हूं, तो रेसिस्टेंस का काम होगा मेरा पैर खींचना। मैं बोलूंगा नहीं, मैं अब क्या करूंगा, आगे मूव करूंगा, और रेसिस्टेंस बोलेगा मेरा पैर खींच के मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा। मतलब जो रेसिस्टेंस है वो मेरा अपोज कर रहा है। हम क्या थे, हम करंट थे। तो रेसिस्टेंस का काम होता है जो भी वायर में करंट फ्लो करता है उसका अपोज करना, उसका विरोध करना होता है, ठीक है। जनरली इतना अभी के लिए याद रखें। इसको फिनिश करने के बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रेसिस्टेंस ही है। थोड़ा सा और जान लेते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला है यहां से आप लोग निकाल सकते हैं, V/I हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका यूनिट। यहाँ पर V जो है वो है हम लोग के पास पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका यूनिट होता है वोल्ट, और I जो है वो है क्या, करंट, जिसका यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ये हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, और इसका एक नया नाम दे दिया जाता है जिसको बोलते हैं ओम, ठीक है। और उसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, ना कि ये होता है। ये वाला सिंबल नहीं होता, ये सिंबल होता है ओम का, ठीक है। ये साइंटिस्ट के नाम पे ही दिया गया, उनके रिस्पेक्ट में। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ओम्स लॉ क्या होता है। अब देखते हैं डेफिनेशन जो कि लिखा हुआ था, अब इसका जरूरत है। डेफिनेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, एक चीज समझा दूं यहाँ पर, जो भी ये हम लोग के पास फॉर्मूला है ये वैलिड होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही काम करेगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड होगा किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। तो वही लिखा गया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है। बाकी मैं समझा चुका हूं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो फॉर्मूला है ओम्स लॉ में ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ही क्यों वैलिड है, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ही क्यों वैलिड है। तो एक चीज समझे यहाँ पर, रेसिस्टेंस जो होता है वो प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का। हर एक मटेरियल के पास रेसिस्टेंस होता है। मटेरियल बोलने का मतलब यहाँ पर कंडक्टर से समझ सकते हैं। हर एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का कम होता है या किसी कंडक्टर का क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखो हर एक कंडक्टर के लिए हमारे पास जो R है, R बोलने का मतलब रेसिस्टेंस, वो होता है कांस्टेंट, वो होता है फिक्स्ड। लेकिन जब हम मटेरियल को बदले या फिर उसके टेम्परेचर को बदले तो हमारे पास रेसिस्टेंस जो है वो भी क्या होगा, वेरी कर जाएगा, वो भी बदल जाएगा। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि इसमें जो रेसिस्टेंस आया है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो टेम्परेचर को अगर हम बदलते हैं तो हमारे पास रेसिस्टेंस भी बदल जाता है। इसीलिए इसमें एक अजम्पशन है, एक कंडीशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। आई होप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसका ग्राफ।
उससे पहले नोट डाउन कर ले। कर लिया नोट? अब देखते हैं ग्राफ। यहां पर मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है। ये रहा उसका एक्स एक्सिस और ये रहा उसका वाई एक्सिस। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है हमारा वर्टिकल लाइन। जब भी हम ओम्स लॉ का ग्राफ क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तब हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं करंट को, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उस पे रखते हैं करंट को। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या रखते हैं, करंट, जो कि मेजर होता है किससे, एम्पियर से। और वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस पे रखते हैं हम लोग किसको, वोल्टेज को, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को रखते हैं, ठीक है, जिसको मेजर किस में करना है, वोल्ट में करना है। आप लोग को सभी को पता है। अब ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बताता है जो हमारा V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। मींस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे हमारा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। एक एक्सपेरिमेंट मैंने तैयार किया था, मैंने नहीं तैयार किया था, ठीक है, ये हमारे साइमन ओम तैयार किए थे। वो बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखे थे। तो उसका एक जनरल फॉर्म देखते हैं कि V रहा और ये रहा I। अगर V को हम करते हैं डबल तो I भी डबल हो जाता है। V को करते हैं अगर 4 टाइम तो ये भी 4 टाइम हो जाता है। इसको अगर करते हैं 6 टाइम तो ये भी हो जाता है 6 टाइम। तो मान लो कि यहाँ पर ये है कितना, 2 वोल्ट, तो हमारे पास करंट भी क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट। ये हो गया 4 वोल्ट, तो करंट भी क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। सॉरी, यहाँ पे मैं शायद वोल्ट बोल दिया था, यहाँ पर एम्पियर आप लोग समझ लेना। तो अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। सभी को ग्राफ प्लॉट करना आता है, इसको ज्वाइन करते हैं। तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ है हम लोगों के पास वो आता है लीनियर। ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो आता है लीनियर। और देखो, जब आप लोग क्लास 11th में जाओगे तो वहां पर स्लोप वगैरह पढ़ोगे तब वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ के लिए ध्यान रखो, ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है V वर्सेस I का, वो होता है लीनियर। और लीनियर इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर R जो है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है। R जो है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए ग्राफ जो है हम लोग का वो क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है। और कैसे आ रहा है, एक छोटे से टेबल के हेल्प से हम आपको क्या किए हैं, समझा दिए हैं। तो बस यही था ओम्स लॉ। और ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। अगर ज्यादा कुछ समझ में ना आया हो तो फिर से वीडियो को क्या करे, रिपीट करके देख ले। और इतना याद रखे, ये एक फिगर इतना और ये, बस आपका काम चल जाएगा। बाकी जो भी वीडियो में मैंने टाइम लिया वो आपको समझाने के लिए लिया और आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के लिए लिया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ समझे होंगे तो प्लीज क्या करना है आप लोग को पता ही है, ठीक है। और मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार मेरे चैनल पे किसी भी वीडियो पे लिख दे, यस सर मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। क्योंकि अभी मेरा बिगिनिंग है, तो मैंने जैसा कि आप लोग को पहले ही बताया, अभी मेरे रिलेटिव भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, फ्रेंड्स लोग भी देख रहे हैं, और भी ऑफलाइन के काफी सारे स्टूडेंट हैं वो भी देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं तो सिर्फ एक कमेंट छोड़ दे, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। और बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हम लोग का वो होगा वेस्ट किस पे, रेसिस्टेंस पे वेस्ट होगा। और एक चीज मैं बता दूं, मैंने बोला था सर्किट डायग्राम पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वो बुक में दिया हुआ है। हर एक सर्किट का सिंबल, हर एक सर्किट का क्या है, सिंबल, और उसी से मिलकर बनता है हम लोग के पास एक सर्किट, ठीक है ना। तो उसको आप लोग एक बार बुक में देख लेना। मैंने सोचा सिर्फ वो टाइम को बर्बाद करना होगा, मैं उस पर अगर वीडियो बनाऊं तो टाइम को बर्बाद करना होगा, क्योंकि सर्किट का एक स्पेसिफिक सिंबल दिया हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है। जैसा एमीटर का मैंने बताया, वोल्टमीटर का बताया, वैसे ही बैटरी का ऐसा सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। बैटरी जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ सेल होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 और बनाएंगे तब बैटरी बनेगा, जनरली आप लोग समझ जाना। सेल दिया हुआ है, उसका सिंबल दिया हुआ है, की दिया हुआ है, उसका सिंबल दिया हुआ है, बल्ब दिया हुआ है, उसका सिंबल दिया हुआ है। तो जनरली आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा।